जय हिंद दोस्तों। डिस्कस कर रहे हैं हम इलेक्टोरल रिफॉर्म और इस टॉपिक पे ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आफ्टर 1996। इससे पहले वीडियो में हमने देखे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के कौन कौन से कमिटीज़ थे, फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 1996 के पहले क्या हुए और उसके बाद हमने देखा इलेक्टोरल रिफॉर्म 1996 में क्या क्या प्रोविजंस ऐड किए गए। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आफ्टर 96 यानी 1996 के बाद क्या क्या चेंजेस, क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो आता है वो आता है प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। तो 1997 में एक प्रोविज़न लाया गया जिसके अंतर्गत जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं उसमें जो प्रपोजर्स और सेकेंडर्स हैं उनका नंबर इंक्रीज़ कर दिया। पहले जो था, कोई भी मान लो कोई भी कैंडिडेट प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अगर खड़ा होना चाहता है तो उसके सपोर्ट में मिनिमम 10 प्रपोजर्स होने चाहिए, प्रपोजर एंड सेकेंडर्स। लेकिन 1997 में इसको बदल के 50 कर दिया, तो मिनिमम अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए 50 प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स की ज़रूरत है। फिर वाइस प्रेसिडेंट के लिए पहले ये नंबर 5 का था जिसको 1997 में चेंज करके 20 कर दिया गया। तो प्रेसिडेंट के लिए 50 और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20 प्रपोजर्स और सेकेंडर्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कैंडिडेट को सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता था, तो जिसकी अमाउंट थी 2500 रुपये। तो 1997 में इसको चेंज करके 15,000 रुपये कर दिए। तो मान लो कोई कैंडिडेट है जो प्रेसिडेंट के लिए या वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहता है, तो सबसे पहले तो उसको प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स ढूंढने होंगे। प्रेसिडेंट के केस में 50, वाइस प्रेसिडेंट के केस में 20, और उसके साथ साथ उनको 15,000 रुपये का डिपॉजिट भी, सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि नंबर ऑफ़ नॉन इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उसको डिक्रीज़ कर दिया जाए, नहीं तो वैल्यूएबल वोटिंग को वेस्टेज ना हो, इसके लिए सिर्फ सीरियस कैंडिडेट ही अप्लाई करे, इसके लिए ये प्रोविज़न दिया गया। उसके बाद द सेकेंड चेंजेस वो आया रिक्विजिशनिंग ऑफ स्टाफ फॉर इलेक्शन ड्यूटी। देखिए, हमने प्रीवियस एक्ट में देखा था 1988 में कि इलेक्शन के लिए डेपुटेशन पे हम कुछ ऑफिसर्स को मंगा सकते थे। तो 1998 में एक और एक्ट पास किया गया जिसके अंतर्गत कुछ और ऑफिसर्स को हम इलेक्शन ड्यूटी के लिए मंगा सकते हैं। तो इसके कौन कौन से ऑफिसर्स हैं? तो इसके अंडर आएंगे एम्प्लॉइज़ ऑफ लोकल अथॉरिटीज़, फिर एम्प्लॉइज़ ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है उनके एम्प्लॉइज़ इलेक्शन ड्यूटी कर सकते हैं। फिर एम्प्लॉइज़ ऑफ यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स या बाकी के जो स्टाफ हैं वो सबको इलेक्शन ड्यूटी में लगाया जा सकता है। फिर LIC के एम्प्लॉइज़, फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स या अदर गवर्नमेंटल एडेड इंस्टीट्यूशन, यानी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट के अंडर ना हो बट गवर्नमेंट के एड से चलता हो, उस एम्प्लॉइज़ को भी इलेक्शन ड्यूटी में लगाया जा सकता है। तो ये चेंजेस थे 1998 के एक्ट के अंदर। फिर तीसरी बात जो बोली गई वो है वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट। तो 1999 में ये प्रोविज़न लाया गया कि कुछ सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल जो है वो पोस्ट के द्वारा, पोस्टल बैलेट के द्वारा अपना वोटिंग दे सकें। यानी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इलेक्शन के दौरान अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी होम स्टेट में अगर प्रेजेंट ना हो सके नेशनल ड्यूटी या ऐसे किसी स्ट्रॉन्ग कारण की वजह से, तो वो अपना चाहे तो अपना वोट पोस्टल बैलेट के द्वारा भेज सकते हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि जो IFS ऑफिसर्स होते हैं वो अपनी ड्यूटी में अपने इंडिया से बाहर रहते हैं, तो ऐसे केस में उनको अगर वोटिंग डालना हो तो उनको पोस्टल बैलेट के द्वारा अपना वोट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई करना होगा इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट। तो इन दोनों को कंसल्ट करके ही जो पर्सन है वो अपना वोट पोस्टल बैलेट के द्वारा दे सकते हैं। फिर आता है फैसिलिटी टू ऑप्ट टू वोट थ्रू प्रॉक्सी। अब यूजुअली मिलिट्री केसेस में देखा गया है, जो आर्मी के पर्सन हैं, आर्म्ड फोर्सेस के या ऐसे मेंबर हैं जिसके अंदर आर्मी एक्ट अप्लाई होते हैं, ऐसे आदमी वोटिंग के दौरान पॉसिबल नहीं है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में रह के वोट कर सके। तो ऐसे टाइम पे वो चाहे तो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। प्रॉक्सी मतलब उनके जगह पे कोई और आदमी आके उनकी तरफ से वोट कर सकते हैं। तो इस केस में क्या करना होगा? जो आर्मी आर्म्ड फोर्स के पर्सनल हैं वो उनको अपने रिटर्निंग ऑफिसर को इंटीमेट करना होगा। एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होगा जिसको फिल करके उनको प्रॉक्सी कौन है वो रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट करना होगा, तभी जाके वो उनके जगह पे प्रॉक्सी वोटिंग कर सकते हैं। तो ये 2003 से ये कानून लागू किया गया। फिर आता है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, एसेट्स एक्सेट्रा बाय कैंडिडेट्स। तो 2003 के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर इशू किया जिसके अंदर जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो या स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन हो, उनको अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होंगे। तो वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? तो सबसे पहले क्या उनके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, या
क्या उनको कभी जेल में डाला गया है या फ़ाइन उनसे वसूला गया है किसी क्राइम के लिए। फिर नॉमिनेशन से 6 महीने पहले क्या उनके ऊपर कोई पेंडिंग केस है या कोई ऐसा ऑफेंस का केस उनके ऊपर दर्ज है जो कि जिसका पनिशमेंट 2 साल का इम्प्रिजनमेंट हो, 2 या 2 से ज़्यादा साल का उनको जेल हो सके, ऐसा कोई पनिशमेंट ऑफेंस उन्होंने किया है, ये उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर उनको अपने एसेट्स की जानकारी देनी पड़ेगी। एसेट्स यानी उनके प्रॉपर्टी, जो भी उनके इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या मूवेबल प्रॉपर्टी हो, बैंक बैलेंस हो, उनके बैंक में कितने बैलेंस हैं, इसकी जानकारी उनको डिक्लेयर करनी होगी पब्लिकली। फिर उनके ऊपर लाइबिलिटीज़ अगर कुछ है तो वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। लाइबिलिटी स्पेशली ऐसे केसेस में जहाँ पे वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट को पैसे देने के लिए वो लाइबल हो, तो ऐसे डिटेल्स उनको शेयर करना होगा। और फाइनली एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो बहुत से पॉलिटिशियन को इसलिए घेरा जाता है क्योंकि वो अपना एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कई बार फेक डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको अपना एक्चुअल ओरिजिनल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिक्लेयर करना होगा। और मान लीजिए इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो कैंडिडेट ने गलत दिया हो या छुपाई हो, तो ऐसे केस में उनके ऊपर पनिशमेंट, एज अ पनिशमेंट उनको जेल हो सकता है अप टू 6 मंथ, या उनको फ़ाइन भरनी पड़ सकती है, या इनमें से दोनों उनके ऊपर लागू हो सकता है। तो ये था अपना डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, एसेट्स एक्सेट्रा बाय कैंडिडेट। उसके आगे हम देखेंगे चेंजेस इन राज्यसभा इलेक्शन। तो राज्यसभा के इलेक्शन में क्या क्या चेंजेस लाया गया। तो 2003 के बाद 2 चेंजेस राज्यसभा के इलेक्शन में लाया गया। सबसे पहले जो डोमिसाइल और रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट है उसको स्क्रैप कर दिया गया। तो पहले क्या होता था, अगर आप राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आप उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते हैं जहाँ पे आप रजिस्टर्ड वोटर हो। यानी मान लीजिए आप यूपी के किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड वोटर हो तो आप वहीं से राज्यसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। आप दिल्ली में आके या एमपी में आके इलेक्शन राज्यसभा के लिए नहीं लड़ सकते, ऐसा पहले होता था। लेकिन 2003 में इसमें चेंजेस लाया गया और इसमें बोला गया कि आप इंडिया में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप रजिस्टर्ड इलेक्टर हो तो इंडिया के किसी भी अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हो। तो आप चाहे यूपी के वोटर हो लेकिन आप एमपी, दिल्ली या किसी और स्टेट से भी आप इलेक्शन राज्यसभा के लिए लड़ सकते हैं। तो ये चेंजेस 2003 से लाया गया। उसके बाद जो दूसरा चेंज लाया गया राज्यसभा के इलेक्शन में वो है इंट्रोड्यूसिंग ओपन बैलेट सिस्टम। तो पहले ऐसा होता था कि जो राज्यसभा के इलेक्शन है उसमें भी लोकसभा के इलेक्शन की तरह क्लोज बैलेट सिस्टम होता था। क्लोज बैलेट सिस्टम यानी कौन कैंडिडेट किसको वोट दे रहा है इसकी जानकारी किसी को ना होता था। जो कैंडिडेट वोट दे रहा है उसी को पता है, वो सीक्रेट बैलेट में जाके वोटिंग करता था। लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसमें ऐसे में क्या होता था, बहुत सारे क्रॉस वोटिंग हो जाते थे। यानी सामने से तो वो बोलेंगे कि आप एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी ने जिसको सपोर्ट किया है उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आते थे तो वो किसी और कैंडिडेट को, अपने चॉइस के कैंडिडेट को वोट कर देते थे। तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मनी के इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसे काम हो जाता था। तो सामने से वो एक पार्टी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब उनको पैसा मिल जाता था तो वोटिंग के टाइम वो दूसरे कैंडिडेट को वोट कर देते थे और किसी को पता नहीं चलता था किसने किसको वोट डाला। तो इस राज्यसभा के इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए 2003 में ये प्रोविज़न लाया गया कि अब से सिर्फ ओपन बैलेट सिस्टम होगा। तो ओपन बैलेट सिस्टम में क्या होगा, जो कैंडिडेट वोट डाल रहे हैं थ्रू बैलेट पेपर वो एक नॉमिनेटेड एजेंट को दिखाएगा। यानी हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक नॉमिनेटेड एजेंट होगा जिसको उस पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं, मेंबर्स हैं, वो उनको दिखाएंगे कि वो उन्हीं कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं जिनको पार्टी ने सपोर्ट किया है। इसको बोलते हैं ओपन बैलेट सिस्टम। तो ये 2 चेंजेस जो है वो राज्यसभा के इलेक्शन में लाए गए। उसके बाद आया एग्जेम्पशन ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर। तो 2003 में एक और प्रोविज़न लाया गया जिसमें बोला गया जो स्टार कैंपेनर है, यानी जो आपके कैंपेनिंग के मेन लीडर हैं, उनके ट्रैवलिंग के लिए जो एक्सपेंसेस है वो आप इलेक्शन एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि जनरली एक अगर कोई पावरफुल लीडर है तो वो उनके बहुत सारे रैलीज़ कंडक्ट किए जाते हैं। तो ऐसे केस में ये अलाउड है कि आप 1 या 2 कैंडिडेट को स्टार कैंपेनर नॉमिनेट करें और उनके ट्रैवलिंग के लिए जो इलेक्शंस के जो एक्सपेंसेस आते हैं उसको आप इलेक्शन एक्सपेंसेस में इंक्लूड ना करें, इसकी छूट दे दी जाती है। उसके बाद आता है फ्री सप्लाई ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। तो अगर आप रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं या एक रिकॉग्नाइज्ड, रादर नॉट रजिस्टर्ड, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो ऐसे केसेस में 2003 के प्रोविज़न के हिसाब से
गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्टोरल रोल्स है या ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो ऐसे रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे सकते हैं। ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल रजिस्टर्ड पार्टी है वो पब्लिक को एजुकेट करने में, इलेक्शन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके और लोगों को मोटिवेट कर सके ताकि वो इलेक्शन कर सकें, ताकि वो इलेक्शन में वोट कर सकें। तो ये प्रोविज़न लाया गया फ्री सप्लाई ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। फिर 2003 में एक और प्रोविज़न लाया गया जिसके अंतर्गत पार्टीज़ इज़ एंटाइटल टू एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशन, यानी पार्टीज़ जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको किसी भी पर्सन या किसी भी कंपनी, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के, वो प्राइवेट की किसी भी कंपनी से या प्राइवेट इंडिविजुअल से अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए, इलेक्शन के लिए फ़ंड एक्सेप्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बताया गया कि अगर 20,000 से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो इसका रिपोर्टिंग इलेक्शन कमीशन को दी जानी चाहिए ताकि पार्टी के जो इनकम टैक्स है उसमें रिलीफ उनको मिल जाए। साथ ही जिस कंपनी ने ये कंट्रीब्यूट किया है उनको भी इस अमाउंट पे इनकम टैक्स का रिलीफ मिल जाए। फिर आया एलोकेशन ऑफ टाइम ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो जैसे इलेक्शन नज़दीक आते हैं हम देखते हैं कि टीवी में या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज आके अपना एडवर्टीज़मेंट देते हैं। तो इस एडवर्टीज़मेंट का एक टाइम लिमिट फिक्स कर देते हैं इलेक्शन कमीशन। हर एक पार्टी के लिए एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट दिया जाता है कि आपको इसके इतने टाइम के अंदर ही अपना एडवर्टीज़मेंट चलाना है। तब ये प्रोविजंस भी अंडर 2003 के प्रोविजन से लागू किया गया। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेल साइनेज फीचर इन ईवीएम्स। ये ब्रेल साइनेज क्या होता है? तो दोस्तों ब्रेल साइनेज स्पेशली ऐसे जो वोटर्स हैं जो कि जिनका आँख कमज़ोर है, जिनका आँख से देख नहीं सकते, बचपन से ब्लाइंड है, तो ऐसे केसेस में उनको वोटिंग के लिए हमेशा एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग ने इलेक्शन कमीशन को प्रपोज़ किया कि आप ब्रेलेज साइनेज इम्प्लीमेंट करें ईवीएम्स में। ब्रेलेज साइनेज यानी ऐसे मशीन, ईवीएम मशीन को इस तरह से बनाया जाए, इस तरह से यूनिक बनाया जाए ताकि जो आँख से अंधे हैं वो भी टच करके अपना वोट डाल सके, टच करके वो फील कर सके कि किस कैंडिडेट का कौन सा बटन है और उस हिसाब से वो अपने चॉइस के कैंडिडेट पे वोट कर सकते हैं। तो उनको एक और असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस इलेक्शन कमीशन ने इस रिकमेंडेशन को माना और 2004 में सबसे पहले उन्होंने ब्रेल साइनेज वाला ईवीएम यूज़ किया गया, जो कि आसिफ नगर असेंबली जो एक बाई इलेक्शन था आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे सबसे पहली बार 2004 में इसका यूज़ किया गया। उसके बाद बहुत सारे इलेक्शंस हुए, उसमें भी इसका यूज़ किया गया। जैसे कि 2009 में जनरल इलेक्शन लोकसभा के में भी इसका यूज़ किया गया। तो आइए एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि क्या क्या रिफॉर्म्स हैं जो कि 1996 के बाद लाया गया हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में। तो सबसे पहले है प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल के इलेक्शन में, फिर रिक्विजिशनिंग ऑफ स्टाफ फॉर इलेक्शन ड्यूटी, फिर वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट, फैसिलिटी टू ऑप्ट टू वोट थ्रू प्रॉक्सी, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स एसेट एक्सेट्रा बाय द कैंडिडेट, changes in Rajya Sabha election, exemption of travelling expenditure, free supply of electoral rolls, parties entitled to accept contribution, allocation of time on electronic media और introduction of braille signage features in EVMs। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम देखेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स सिंस 2010। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, इसमें क्या चेंजेस लाना चाहिए, किस तरह से हम इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव बना सके, इसकी हमें सुझाव ज़रूर दें। तो गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।